चंद्रकला को ये आभास हो चुका था कि उस कमरे के अंदर कोई ना कोई है। इसके बाद वो ये तक भूल चुकी थी कि वो वैद्य जी के पास क्यों आई है, और वो छोटे छोटे कदमों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी है, जिस कमरे के दरवाजे के पीछे जितेंद्र अभी भी छुपा हुआ था। वैद्य जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से चंद्रकला का व्यवहार क्यों बदल गया, और वो बिना कोई सवाल किए चंद्रकला के पीछे पीछे चल रहे थे। चंद्रकला अब उस दरवाजे के सामने पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि अंदर कोई भी नहीं था। चंद्रकला को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसका 2 बार अंदेशा कभी गलत नहीं हो सकता। चंद्रकला ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से वैद्य जी ने कहा, अरे मेरी ये किताबें और कागज किसने बिखेरे? आवाज सुनकर मीना भी वहां पहुंची। वैद्य जी ने मीना से पूछा, बेटा तुम कुछ ढूंढ रही थी क्या यहाँ पर? मीना ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, नहीं बाबूजी, मैं कमरे के अंदर आई भी नहीं। चंद्रकला दोनों की बातें सुन रही थी। तभी वैद्य जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है मैंने ही बिखेरे होंगे। उम्र हो गई है तो कुछ याद भी नहीं रहता। लेकिन चंद्रकला की नजर खिड़की की तरफ गई। चंद्रकला समझ गई कि हमारे आने से पहले ही वो काला साया इस खिड़की से बाहर चला गया, और ये किताबें भी किसी और ने नहीं बल्कि उस काले साए ने ही बिखेरी है। लेकिन चंद्रकला इस बारे में वैद्य जी को नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों के मन में किसी काले साए का डर बैठे। लेकिन चंद्रकला ये नहीं समझ पा रही थी कि कोई भी काला साया वैद्य जी की किताबें और कागज को क्यों छेड़ेगा। वो इनमें क्या ढूंढ रहा होगा। चंद्रकला ये सब सोच ही रही थी कि तभी वैद्य जी ने चंद्रकला से पूछा, अरे चंद्रकला तुम बताओ, तुम चंदा के बारे में क्या पूछ रही थी? वैद्य जी की आवाज से चंद्रकला का ध्यान टूटा, और उसे वैद्य जी की बात से ही याद आया कि वो यहाँ आई क्यों थी। चंद्रकला ने देखा तब तक मीना भी वहाँ से वापस जा चुकी थी, इसीलिए उसने वैद्य जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, चाचा दरअसल मुझे चंदा से मिलने जाना है, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो रहती कहाँ है। ये सुनकर वैद्य जी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने चंद्रकला से चौंकते हुए लहजे में पूछा, तुम्हें चंदा से मिलने जाना है? लेकिन क्यों चंद्रकला? आखिर तुम्हें चंदा से क्या काम हो सकता है? चंद्रकला ने वैद्य जी को समझाते हुए कहा, देखिए चाचा, मैं आपके इन सवालों के जवाब तो आपको नहीं दे सकती, बस इतना समझ लो कि मेरा चंदा से मिलना बहुत जरूरी है। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे चंदा कहाँ मिलेगी। इसके बाद वैद्य जी ने कोई सवाल नहीं किया, और उन्होंने चंद्रकला से कहा, चंदा से मिलने जाना तो बहुत सरल है बेटा। 10 गांव छोड़कर जो शहर है, उसी शहर में उसका तवायफ खाना है। सब लोग उसे चंदा ताई के नाम से जानते हैं। वहां जाकर अगर किसी बच्चे से भी पूछोगी तो भी वो तुम्हें चंदा ताई का तवायफ खाना बता देगा। ये सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई। हालांकि चंद्रकला के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि चंद्रकला आज तक कभी शहर नहीं गई थी। लेकिन जब चंद्रकला वहां से जाने को हुई तो वैद्य जी ने उसे रोकते हुए कहा, चंद्रकला अगर जाना ही है तो आज नहीं कल जाना। वो क्या है, अगर अभी जाओगी तो वापस लौटते लौटते बहुत रात हो जाएगी, और आते वक्त कोई साधन नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा है कि कल सुबह ही जाना। लेकिन चंद्रकला के पास इतना समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द रेशमी की गुत्थी सुलझानी थी। उसने ये सोचकर वैद्य जी से कहा, नहीं चाचा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे आज ही जाना होगा, भले ही मुझे वापस कल लौटना पड़े। इस पर वैद्य जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चंद्रकला जाने ही वाली थी कि निकलने से पहले उसने अपनी एक प्रार्थना जाहिर करते हुए कहा, चाचा आपसे एक प्रार्थना है कि ये बात आप सिर्फ अपने तक ही रखिएगा, किसी से कुछ मत कहिएगा। वैद्य जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल निश्चिंत रहो चंद्रकला, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और चंद्रकला चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहां से चली गई। काले साए को लेकर चंद्रकला का सोचना बिल्कुल सही था। जितेंद्र ने चंद्रकला को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया था तो उसके पहले ही वो उस खिड़की से बाहर निकल गया था। लेकिन जितेंद्र भी कम शातिर नहीं था।
वो वहां से बाहर निकला जरूर था, लेकिन वहां से कहीं गया नहीं था, बल्कि खिड़की के पास में ही खड़े रहकर चंद्रकला और वैद्य जी की सारी बातें सुन रहा था। और चंद्रकला के जाने के बाद मुस्कुराते हुए उसने खुद से कहा, इसका मतलब है कि आज रात चंद्रकला मायापुर में नहीं रहेगी, तो पहला शिकार करने का इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जितेंद्र के लिए अभी भी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो लोगों की जन्म तिथियों का पता कैसे लगाए, क्योंकि वैद्य जी की तरह हर घर जाकर सबकी जन्म तिथियां जानने में तो बहुत समय गुजर जाएगा। इसीलिए जितेंद्र इस बारे में सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सभी की एक साथ जन्म तिथियां पता लग सके। यही सोचते सोचते जितेंद्र को हनुमान मंदिर के पुजारी जी का ख्याल आया, क्योंकि वही गांव के सभी लोगों की जन्म कुंडलियां बनाते थे। ये सोच जितेंद्र ने मन ही मन कहा, हनुमान मंदिर के पुजारी जी सबकी जन्म कुंडलियां भी निकालते हैं और अपने पास में सबका लेखा जोखा भी रखते हैं। वहीं से सबकी जन्म तारीख पता की जा सकती है। ये सोचकर जितेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो वहां से सीधा हनुमान मंदिर की तरफ चला गया। इधर चंद्रकला भी अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन अब उसे सिर्फ चंदा का ही नहीं बल्कि उस काले साए का भी ख्याल सता रहा था। चलते चलते वो खुद से कह रही थी, वो काला साया आखिर किसका हो सकता है? जितेंद्र का? नहीं, जितेंद्र को वैद्य जी से क्या मतलब हो सकता है? वो तो अपनी सारी ऊर्जा मालती को आजाद कराने में लगा रहा होगा। वो वैद्य जी के घर कर क्या करेगा? और वैसे भी उस काले साई ने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया और सिर्फ कागजों को देखकर चला गया। आखिर वो काला साया चाहता क्या है? इसके साथ साथ चंद्रकला इस बात से भी परेशान थी कि वो शहर जाए कि नहीं। उसने फिर मन ही मन कहा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। जब गांव में एक काला साया प्रवेश कर चुका है, ऐसे में गांव छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो काला साया रेशमी का ही बुलाया गया हो। तो इस काले साए का पता करने के लिए मुझे रेशमी के बारे में पता करना होगा। लेकिन तब तक उस काले साए ने गांव में कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? चंद्रकला अपने ही सवालों में पूरी तरह से उलझ चुकी थी। वो चलते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे भोला दिखाई दिया। वो रेत पर कुछ बना रहा था। चंद्रकला जब भी ऐसे सवालों में उलझी हुई होती थी तो कहीं ना कहीं भोला उसे कोई रास्ता दिखा देता था। चंद्रकला उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे भोला ने चंद्रकला को अपनी तरफ आते देखा तो जो वो बना रहा था उसने उसे छुपा लिया। चंद्रकला ने उसे बड़े ही प्यार से पूछा, भोला क्या बना रहे हो रेत पर? पर भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अपना हाथ हटाया। चंद्रकला ने फिर से भोला से कहा, मुझे नहीं दिखाओगे? भोला ने बिना कुछ बोले जोर से ना में गर्दन हिलाते हुए मना किया। चंद्रकला समझ गई कि भोला ऐसे नहीं मानने वाला है। उसने कुछ तरकीब सोचकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान में इतने सारे सुंदर पक्षी एक साथ मैंने तो आज तक नहीं देखे। जैसे ही चंद्रकला ने ये कहा, भोला उठकर आसमान की तरफ देखने लगा। भोला आसमान की तरफ देखकर ऐसे खुश हो गया जैसे उसे आसमान में सच में सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे हो। भोला उन अदृश्य पक्षियों को सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि अपनी उंगलियों पर उनकी गिनती भी कर रहा था। पर जैसे ही भोला उठा, चंद्रकला ने देखा कि भोला ने जमीन पर एक त्रिभुज बनाया हुआ था। चंद्रकला उस त्रिभुज का रहस्य समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब चंद्रकला ने ध्यान से वो त्रिभुज देखा तो उसने देखा कि उसने उस त्रिभुज के अंदर म लिखा हुआ था। चंद्रकला ने मन ही मन कहा, म मतलब मायापुर, इसका क्या मतलब हो सकता है? जब उसने और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के बाहर भी कुछ लिखा हुआ था। एक तरफ तो र लिखा हुआ था और दूसरी तरफ क। ये देखते ही चंद्रकला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खुद से कहा, मतलब र से रेशमी, क से काला साया और अंदर मायापुर। इसका मतलब भोला ये कहना चाह रहा है कि मायापुर रेशमी और काले साए से घिर चुका है। चंद्रकला ने फिर से त्रिभुज की तरफ नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि भोला
तीसरी भुजा पर भी कुछ लिखना चाह रहा था, लेकिन उसने पूरा नहीं लिखा था। शायद भोला उसे पूरा करता उससे पहले ही वो आ गई थी। लेकिन चंद्रकला के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर भोला लिखना क्या चाह रहा था। उसने भोला की तरफ देखा तो भोला अभी भी आसमान में पक्षियों की गिनती कर रहा था। ये देख चंद्रकला ने हड़बड़ाते हुए कहा, भोला भोला। पर भोला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ ही देख रहा था। ये देख चंद्रकला ने तो थोड़ा चिल्लाकर कहा, भोला, तीसरी भुजा पर तुम क्या लिखना चाह रहे थे? जैसे ही भोला ने ये सुना, उसका ध्यान अपने त्रिभुज की तरफ गया। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि चंद्रकला ने उसका त्रिभुज देख लिया है। उसके बाद उसने वापस ऊपर की तरफ देखा और अब उसके लिए आसमान के पक्षी भी गायब हो चुके थे। ये देख भोला को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। चंद्रकला ने उसे शांत कराते हुए कहा, देखो भोला, शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम तीसरी भुजा पर क्या लिखना चाह रहे थे? पर भोला अभी भी वैसे ही लंबी लंबी सांसें ले रहा था और गुस्से में चंद्रकला को देख रहा था। वो गुस्से में नीचे झुका और उस त्रिभुज को जल्दी जल्दी मिटाकर उसी गुस्से में वहां से भाग गया। भोला भागते भागते चिल्लाते हुए गया कि सब मरोगे, सबके सब मरोगे। ये सुनकर चंद्रकला के होश उड़ गए। उसने भोला को पीछे से आवाज भी लगाई, लेकिन भोला ने एक ना सुनी। चंद्रकला अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, इसका मतलब मायापुर पर तीन तीन मुसीबतें एक साथ मंडराने वाली हैं। अब क्या करूं मैं? कैसे पता करूं कि वो तीसरी मुसीबत कौन सी है और कैसे तय करूं कि मुझे शहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए कहा, नहीं नहीं, चंद्रकला, शहर तो जाना ही पड़ेगा। बिना शहर गए और बिना चंदा से मिले रेशमी के बारे में नहीं पता लगा पाऊंगी। हे काली माँ, मेरे पीछे से रक्षा करना मायापुर वासियों की। चंद्रकला ने वहीं खड़े काली माँ को हाथ जोड़े और अपने घर की तरफ चली गई। इधर सांझ होने वाली थी और जितेंद्र हनुमान मंदिर के सामने मंडरा रहा था। उसने दूर से मंदिर में देखा कि मंदिर के प्रांगण में मुख्य पुजारी जी के अलावा दो और पंडित भी वहां मौजूद थे। उस वक्त शाम की पूजा हो रही थी। जितेंद्र धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। जितेंद्र हनुमान मंदिर की शक्तियों से बिल्कुल परिचित नहीं था। वो नहीं जानता था कि हनुमान मंदिर में कोई काला साया प्रवेश नहीं कर सकता था। इन सबसे अनजान वो मंदिर की तरफ लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीमा में प्रवेश हुआ, उसे वहीं जोर का झटका लगा, जो उसे टीले वाले बाबा के घेरे के अंदर प्रवेश होते हुए लगा और वो कहीं दूर जाकर गिरा। जितेंद्र वापस उठ खड़ा हुआ और वो गुस्से से खौल उठा। उसने मन ही मन कहा, एक तो हर जगह इतने सुरक्षा घेरे हैं कि प्रवेश करना भी मुश्किल है। अब तो उस पुजारी के बाहर आने का ही इंतजार करना होगा। और जितेंद्र वहीं बाहर आरती के खत्म होने का इंतजार करने लगा। तब तक चंद्रकला भी घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि रेशमी और नीति भी घर आ चुके हैं। घर आते ही चंद्रकला ने अपनी संदूक में से कुछ पैसे निकालते हुए रेशमी से कहा, रेशमी, मुझे कुछ काम से टीले वाले बाबा के यहाँ जाकर आना है। शायद लौटते लौटते कल दोपहर हो जाएगी। तुम नीति का ख्याल रखना। चंद्रकला का यूं अचानक जाना रेशमी को थोड़ा खल रहा था। उसने चंद्रकला के पास आकर धीरे से कहा, क्या हुआ दीदी? ऐसे अचानक टीले वाले बाबा के यहाँ? सब ठीक तो है ना? चंद्रकला ने मन ही मन सोचा कि जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है वही पूछ रही है कि सब ठीक तो है। लेकिन चंद्रकला ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ हाँ रेशमी, सब ठीक है। बस टीले वाले बाबा ने किसी के साथ समाचार भिजवाया था और आने को कहा तो बस जा रही हूँ। लेकिन ये कहते हुए चंद्रकला की थोड़ी जबान लड़खड़ा रही थी, जिस पर रेशमी का पूरा ध्यान था। लेकिन रेशमी ने कुछ नहीं कहा और चंद्रकला वहां से चली गई। शाम के 7 बज चुके थे। यामिनी अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। तभी उसके कानों में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई, लेकिन ये आवाज थोड़ी दूर से थी, इसीलिए यामिनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
लेकिन अगले ही पल उस बच्ची के रोने की आवाज फिर आई, पर इस बार आवाज थोड़ी नजदीक से आई थी। इसीलिए इस बार यामिनी का उसके ऊपर ध्यान गया और वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो उठकर खिड़की की तरफ भी गई जहां से ये आवाज आ रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर भी कोई नहीं था। अब यामिनी थोड़ा डरने लगी थी, पर तभी एकाएक उस बच्ची के रोने की आवाज डरावनी होने लगी। अब यामिनी बुरी तरह डर चुकी थी। उस बच्ची की डरावनी रोने की आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी और यामिनी अब पसीने से तरबतर हो चुकी थी। आखिर इस बच्ची के वेश में कौन सा खतरा मंडरा रहा है यामिनी के सिर पर? क्या चंद्रकला भोला के त्रिभुज का रहस्य पता लगा पाएगी? और क्या जितेंद्र पुजारी जी से लोगों की जन्म तिथियां हासिल कर पाएगा?